हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं जिसका हमारा नाम है आनुवंशिकता। तो चैप्टर नंबर 8 है ये अपना नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 8वां चैप्टर हम देखने जा रहे हैं कि आनुवंशिकता क्या है। जीवों में जनक से यानी माता पिता से लक्षणों का संतान में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर ये मात्रा लगा लेना है ना। आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है आनुवंशिकता का अध्ययन। आनुवंशिक गुणों का जो वहन करते हैं, तो आनुवंशिक गुणों का वहन डीएनए में स्थित गुणसूत्र पर छोटे छोटे जीनों के द्वारा होता है। तो एक्चुअल में हम गुणसूत्र एक बड़ा पार्ट मान लें, उसका एक पार्ट डीएनए हो गया। डीएनए के अंदर जीन जो होते हैं वो आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं। तो जीनों को हम आनुवंशिक गुणों की वहन की इकाई कह सकते हैं। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आगे। तो लक्षण क्या होते हैं? जीवधारियों में जो अलग अलग गुण पाए जाते हैं उन्हें लक्षण कहते हैं। लक्षण दो प्रकार के होंगे, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण देख लेते हैं पहले। प्रभावी लक्षण क्या है? ऐसे लक्षण जो जनक से पुत्री पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो जनक से, और एक्चुअल में इसका ज़्यादा बेटर तरीका ये होगा कि जो हम मेंडल ने जो संकरण प्रयोग करवाए थे मटर के पौधे पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो संकरण प्रयोगों में जो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है, दो पौधों के बीच में संकरण करवाने पर, दो जनकों के बीच में संकरण करवाने पर जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, उस प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी में या फर्स्ट पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट होंगे उन्हें प्रभावी लक्षण बोलेंगे, और जो फर्स्ट पीढ़ी में लक्षण प्रकट नहीं होंगे उन्हें अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। तो ज़्यादा बेटर तरीके से परिभाषा ये है। बाकी आप नॉर्मल तरीके से ऐसे लक्षण जो जनक से पुत्री पीढ़ी में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण हमें बाहर दिखाई देते हैं, जैसे माता पिता लंबे होने पर पुत्र या पुत्री का भी लंबा होना, है ना। इस प्रकार से मेंडल के प्रयोगों में लंबापन जो बाहर से दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो क्या होते हैं? वो लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को जो जिन कैरेक्टर या अक्षरों से डिसाइड किया जाता है उनको हम जीन कह देंगे। तो जीन के बारे में भी हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट हम अप्रभावी लक्षणों की बात कर रहे हैं। देखो, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो जनक से पुत्री पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। या अपन बेटर तरीके से अपन इसकी बात करें तो जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, जैसे माता पिता के लंबे होने पर पुत्र या पुत्री का बोना होना, है ना। तो एक्चुअल में इसकी ज़्यादा बेटर तरीके से परिभाषा ये याद रखना आप कि F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले या प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी और नहीं दिखाई देने वाले अप्रभावी लक्षण होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विविधता। तो संसार में लगभग 10 लाख प्रकार के प्राणी और लगभग 3,43,000 प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती है। ये अलग अलग जीवों की जातियां हैं। जैसे एक जाति में प्राणियों में मनुष्य की जाति आती है, एक में कीटों की जाति आती है ना, एक में गाय की जाति आती है। तो इस प्रकार से 10 लाख प्रकार की जातियां हैं प्राणियों की, और लगभग 3,43,000 के आसपास पादप जातियां हैं ना, पौधों की जातियां, अलग अलग टाइप के पौधे हैं। जैसे मान लो कि एक आलू के पौधों की जातियां है ना, जाती है एक, जैसे मान लिया मिर्च के प्लांट की जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग पौधों की जातियां 3 लाख लगभग 43,000 के लगभग हैं। तो ये एक्चुअल में छोटी सी एक जानकारी है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना कुछ इसके बारे में दे नहीं रखा। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ये आंकड़े आपको फिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि विविधता है क्या चीज़। तो ये सभी प्रजातियां संरचना और क्रियात्मक रूप से अलग अलग होती है। तो इनके अंदर जो भिन्नता है वही विविधता है ना, वेरिएशन है। तो इसे विविधता या जैव विविधता भी कह सकते हैं। विविधता बोल दो, या इसको जैव विविधता भी, जीवों की विविधता भी कह सकते हैं। विविधता 3 प्रकार की होती है। ये भी हमारे सिलेबस में इतना डिटेल से नहीं है। ये सब चीज़ें पहले थी जो कोरोना की वजह से बाद में ये हटा दी गई। तो सिलेबस जो कम हुआ उसके अंदर ये नहीं है। फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि चैप्टर की एक बार भूमिका बन जाए। आपको इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल देखना है एक प्रकार से। चैप्टर की प्रस्तावना के लिए हमने इसको यहाँ पे रखा है।
तो हम बात कर रहे हैं विविधता 3 प्रकार की है, जिसमें पहली है आनुवंशिक स्तर पर विविधता, फिर है प्रजातीय स्तर पर यानी जातीय स्तर पर विभिन्नता, और उसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग विभिन्नता। तो हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी के स्तर पर विविधता क्या है। तो ऐसी विविधता जो जनक अर्थात जनकों से जनक प्रजाति से संतान में, यहाँ पे प्रजाति है ये, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। तो जनक प्रजाति से संतान में उत्पन्न होती है, उसे आनुवंशिकी विविधता कहते हैं, यानी जनकों से संतान के अंदर दिखाई देती है। जैसे ज़्यादातर संतान माता पिता से गुणों में अलग पाई जाती है, तो ये संतानों की आपस की आनुवंशिकी विविधता हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रजाति विविधता। ऐसी विविधता जो किसी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में चली जाती है, जैसे चित्ता बिल्ली का एक रूप है ना, और मानव बंदर का एक रूप, इस प्रकार से कह सकते हैं अपन, है ना। तो चीते और बिल्ली के अंदर की जो प्रजाति विभिन्नता है, और मानव और बंदर की जो प्रजाति विभिन्नता है, वो प्रजाति विविधता के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, है ना, पारितंत्र विविधता या पारिस्थितिक तंत्र विभिन्नता हम इसको कहेंगे। ऐसी विविधता जो पारितंत्र में परिवर्तन के कारण होती है ना, पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें चेंजेज आने की वजह से जो विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे पारितंत्र में विविधता के कारण 5 से 6 प्रकार की गोभी हमें मार्केट में या हमें वातावरण में दिखाई देती है। तो गोभी की ये जो वेरिएशन है, ये पारिस्थितिकी तंत्र परिस्थिति के अकॉर्डिंग है। तो इस प्रकार से ये विविधता थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब देखो हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे बात करेंगे विविधता की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है विविधता की, वेरिएशन की आवश्यकता क्यों है या क्या किस प्रकार से ये है। तो देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि जीवों में जो अलग अलग विभिन्नताएं आती हैं, वो विभिन्नताएं जो हैं, वो विविधताएं जो है वो जीवों को पर्यावरण के अनुकूल बनाती है ना। विभिन्नताएं जीवों को पर्यावरण के क्या करती है, अनुकूल बनाती है, एडेप्ट करती है, उनको अनुकूलित करती है, उनको वातावरण के साथ समायोजित करती है, वातावरण के साथ तालमेल बैठाने में मदद करती है। तो जिससे जीवों की क्या है कि आगे से आगे यानी उत्तरोत्तर आगे से आगे जीने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है ना, उनकी क्षमता बढ़ जाती है, यानी प्रकृति उनको सपोर्ट करने लग जाती है, जिससे उनकी धीरे धीरे उनकी संतानें खूब सारी नज़र आती है, वो अपने आप को बेहतर तरीके से वहाँ पर ढाल लेती है। तो इसका मतलब विविधता होना जरूरी है। जैसे हम यदि बात करें कि एक जीवाणुओं की एक समष्टि है, जीवाणुओं की एक मतलब एक समष्टि है जिसके अंदर बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे वेष्टि हैं। अब हम सपोज यहाँ पे हम देखें कि जीवाणुओं का एक समुदाय है, समष्टि की बजाय हम ज़्यादा बेटर बोलें उसको समुदाय। तो जीवाणुओं का एक समुदाय है जिसमें 2 प्रकार की समष्टि है। एक वो समष्टि जो गर्मी यानी उष्णता को सहन कर लेगी, ये वाली मान लो ए समष्टि है कोई, ये गर्मी या उष्णता को सहन कर पाने में कैपेबल है। और ये दूसरी वाली जो बी समष्टि है, ये उष्णता या गर्मी को सहन नहीं कर पा सहन नहीं कर पाती है, मतलब इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, इसके अंदर वो वेरिएशन नहीं है जिसकी वजह से ये विभिन्नता को सहन कर पाए। तो इसका मतलब ये होगा कि भविष्य में बहुत ज़्यादा गर्मी की सिचुएशन में केवल ए समष्टि ही खुद को वहाँ पर अनुकूलित कर पाएगी, और अगर अनुकूलित कर पा रही है तो उसकी आगे संतति दिखाई देगी। जो बी संतति है वो धीरे धीरे, बी समष्टि जो है वो धीरे धीरे वातावरण से क्या हो जाएगी, वहाँ से हटने लग जाएगी, यानी इसके जीव वहाँ पे उस वातावरण में बहुत कम दिखाई देंगे। इसका मतलब हमने यहाँ पर यह समझा है कि जीवों के अंदर कुछ विभिन्नताएं होनी जरूरी है, जिससे वो अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल कर पाए, तालमेल बैठा पाए, और धीरे धीरे उनकी संतति आगे दिखाई दे। तो इसका मतलब विविधता की जीवों को जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो यहीं पर हम एक और कंसेप्ट छोटा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसी इसी जगह विविधता के वाले टॉपिक में हमारे पास ये छोटा यहाँ पे इस प्रकार से ये एक पेपर मिल गया, तो इस खाली पेपर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि कुछ एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। जैसे सपोज कि मैंने कहा कि कोई एक लक्षण है ना, ए लक्षण है कोई, और एक दूसरा लक्षण है बी, ठीक है। लक्षण ए की बात कर ले, मान लो कि कोई जैसे किसी गायों की एक समष्टि की बात करें जिसमें कोई लक्षण है कि कोई गाय जो है वो उसके अपन इस प्रकार से देख ले कि उसकी त्वचा यानी उसकी जो चमड़ी है वो भूरी रंग की है, ठीक है। और
हम कोई लक्षण दूसरा मान लें कि ये लक्षण बी जो है ना, यानी यहाँ पे भूरा जो कैरेक्टर है, भूरा भूरे रंग का जो कैरेक्टर है ना यहाँ पे, इस भूरे रंग के लक्षण को हम यहाँ पर कह रहे हैं लक्षण ए। ठीक। और हम यदि मान लें कि गाय जो है, उस गाय के अंदर लक्षण बी मान लिया हमने कि उसका जो अपन पैरों की बात कर लें कि उसके पैरों में इससे एक पैर जो है वो थोड़ा ब्लैक मान लेते हैं ना, काले रंग का है। एक पैर जो है उसका काले रंग का है, उस पर काला रंग है एक पैर पर जन्म से ही। तो हम यूँ कह रहे हैं कि लक्षण बी जो है वो काला रंग है यहाँ पे, और भूरा रंग जो है यहाँ पे लक्षण ए है। अब यदि हम देखें, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई लक्षण जो ए है, भूरा रंग जो है, वो समष्टि के उस जो समष्टि है ना, जैसे गायों की कोई समष्टि है, गायों के से बेटर तरीका ये रहेगा कि यदि हम कोई जीवाणु की समष्टि मान लें, तो कोई जीवाणु की जो समष्टि है उसमें एक लक्षण भूरा है और दूसरा बी लक्षण काला है। तो हमने देखा कि उस जीवाणु की समष्टि में भूरा लक्षण तो जो है वो करीब 60% के लगभग पाया जाता है, देखने को मिला। और उसी जीवाणु की समष्टि के अंदर जो बी लक्षण है, यानी काला रंग जो है, काला रंग का जो लक्षण है, वो केवल 10% देखने को मिल रहा है। हमने जब समष्टि देखी जीवाणु की तो हमें भूरा रंग उनमें 60% दिखाई दिया, और काला रंग जो है उसी समष्टि के अंदर केवल 10% तक ही दिखाई दिया। तो अगर मैं आपसे यूं कहूं कि आप क्या बता सकते हैं कि इनमें से लक्षण ए या बी में से, यानी भूरे और काले में से कौन सा लक्षण है जो उस समष्टि में पहले आया होगा, पहले प्रकट हुआ होगा? तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा अगर ये आपकी क्वेश्चन समझ में आया हो तो अब थोड़ा सा आप इस ब्लैंक पेपर पर इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। तो इसके लिए मैं देखो एक छोटा सा एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक इस प्रकार से एक जीवाणु है, ठीक है। इस जीवाणु के ऊपर हमने यहाँ पे एक भाग बता दिया, और इधर एक भाग बता दिया, और दूसरा भाग हमने इधर बता दिया, और एक तीसरा भाग हमने नीचे दिखा दिया। ये हमारे पास एक जीवाणु है। तो इस जीवाणु के अंदर सपोज करो ये अलैंगिक जनन कर रहा है। ध्यान दें, हम अलैंगिक जनन करने वाली इस जीवाणु की समष्टि की बात कर रहे हैं, अलैंगिक जनन की ही बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो जब इस जीवाणु ने अलैंगिक जनन किया तो इससे कितने जीवाणु बन गए? 2 जीवाणु, है ना। एक जीवाणु से अलैंगिक जनन से एक ही जनक से 2 जीवाणु बन गए। तो दूसरा एक जीवाणु ये रहा, दूसरा जीवाणु ये रहा, और इस जीवाणु के ऊपर हम इस प्रकार से ऊपर दिखा देते हैं और इधर दिखा देते हैं, ठीक है। और एक इधर दिखा देते हैं, एक नीचे ये पार्ट बता देते हैं। ये अलग अलग भाग दिखा दिए हमने जीवाणु के, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से दिखा दिया। अब देखो, अगर मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि कोई लक्षण जो है, मान लिया यहाँ पे कोई लक्षण जो है वो मैं यूं कह रहा हूं कि इस फर्स्ट वाले जीवाणु के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें डिफरेंसनेस, यहाँ पे एक इसमें लक्षण में चेंजेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरे जीवाणु में चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। अब होगा क्या कि आप यहाँ पे इस जीवाणु को देख रहे हो, इस जीवाणु से आगे 2 जीवाणु बनेंगे, ठीक है ना। दोनों में आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, और इनसे इससे आगे 2 बनेंगे, उनमें भी ग्रीन कलर आपको, यानी ग्रीन का लक्षण दिखाई देगा, हरा लक्षण दिखाई देगा। इससे 2 बनेंगे, इसमें भी हरा लक्षण दिखाई देगा, ठीक है। इससे 2 बनेंगे आगे, है ना भाई, ये तो अलैंगिक जनन चल रहा है, तो 1 से 2 बनते जा रहे हैं। तो जो हरा लक्षण है वो हरा लक्षण इस एक से बनने वाले इन दोनों में दिखाई देगा, फिर इससे बनने वालों में भी होगा, है ना। ये कोई कारणवश या तो जेनेटिक, यानी या तो आनुवंशिक रूप से, या फिर वातावरण से आ जाते हैं कुछ लक्षण, है ना। यानी कुछ लक्षण तो विशिष्ट होते हैं जो कि वातावरण वगैरह से आ जाते हैं, और बाकी कुछ लक्षण जनक से संतति में चले जाते हैं। तो इस जीवाणु से जो बने हैं 2 ये जीवाणु, इन दोनों में ये लक्षण है। इससे फिर 2 बनेंगे, इनसे 4 जो बनेंगे ना आगे, उनमें भी वो लक्षण होगा। फिर इनसे आगे जो 8 बनेंगे उन सभी में भी ये लक्षण होगा, है ना। तो ये लक्षण उस पीढ़ी में फैलता जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि ये लक्षण जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से इस जीवाणु के अंदर आ गया था, है ना। ग्रीन कलर का जो लक्षण है वो हमने कहा कि एक जीवाणु से जब 2 जीवाणु बने तो उनके अंदर ये लक्षण आ गया,
ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का जो लक्षण है ना, ये इस जीवाणु में आ गया कोई कारणवश, ठीक, लेकिन दूसरे वाले में नहीं आया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इस जीवाणु, जो ये जीवाणु है, इससे आगे मान लो कि 50 जीवाणु बन गए, ठीक है। उन 50 जीवाणु में से क्या हुआ कि एक जीवाणु के अंदर, एक जीवाणु, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक जीवाणु ले लेता हूं कि ये एक जीवाणु है ना, 50 जीवाणु में से इस ग्रीन वाले लक्षण वाले जीवाणु से आगे जो जीवाणु बनते गए, उनमें से एक जीवाणु मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक जीवाणु की, जो कुछ इस प्रकार से है, ये इसके भाग हैं। इस जीवाणु में क्या हुआ कि अब, है ना, 50 में से 50 बनने के बाद कोई एक जीवाणु के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको कि इसके अंदर एक भाग में यहाँ पर ब्लू कलर का एक नया लक्षण दिखाई दिया। तो मैं ग्रीन वाले को अगर ए लक्षण मान लूँ, है ना, ग्रीन वाले को ए लक्षण मान लूँ, और इस 50 जीवाणु बनने के बाद जो ये नीला कलर का लक्षण है, इसको मैं बी लक्षण मान लूँ, ठीक है। तो अब इस नीले कलर वाले से आगे, इस जीवाणु से आगे दो जीवाणु बनेंगे, उनमें भी नीला कलर दिखाई देगा। इससे आगे दो बनेंगे, उनमें भी नीला कलर दिखाई देगा। इससे आगे दो बनेंगे, उनमें भी नीला कलर दिखाई देगा। यानी कि इस बी ब्लू कलर वाले से आगे जो 50, हम 50 तक ले लेते हैं, लगभग 50 इससे जो जीवाणु बने, उनमें सब में वो लक्षण होगा। अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं ग्रीन को, आप ध्यान दें, अगर मैं ग्रीन वाले को, हरे वाले को अगर ए लक्षण कहूँ और जो ब्लू वाला है उसको बी लक्षण कहूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से पहले कौन सा लक्षण प्रकट हुआ है? भाई आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो ग्रीन वाला लक्षण जो है वो इस जीवाणु के अंदर पहले, यहाँ पे पहले प्रकट हुआ था। फिर इससे धीरे धीरे करते हुए 50 जीवाणु बन गए, उन 50 के अंदर ये दिखाई दिया। और 50 बनने के बाद क्या हुआ कि एक जीवाणु इस प्रकार का आया, जिस जीवाणु के अंदर, ये जीवाणु जो था, इन 50 में से एक के अंदर नीला कलर तो था ही, साथ में ब्लू कलर भी आ गया। तो इस ब्लू कलर का जो ये लक्षण है, ये बाद में आया है, और इससे फिर आगे जो जीवाणु बने उन सब में ब्लू कलर आया था। तो जो कलर पहले प्रकट, जो लक्षण पहले प्रकट हुआ है, पहले आया है, जैसे ग्रीन वाला, उसकी मात्रा, उसका प्रतिशत ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो 50 बनने के बाद जो बी लक्षण प्रकट हुआ है, वो उस समष्टि के सदस्यों में कम प्रतिशत में देखने को मिलेगा। यानी आप क्या कह सकते हो कि जो प्रतिशत, जिस लक्षण का प्रतिशत ज़्यादा है, इसका मतलब वो पहले प्रकट हुआ होगा, है ना। और जो प्रतिशत, जिस लक्षण का जो प्रतिशत कम है, इसका मतलब वो बाद में प्रकट हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब आपको ये बात अच्छे से समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी कि जो लक्षण पहले प्रकट होता है किसी अलैंगिक जनन करने वाली समष्टि में, वो ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा, और जो बाद में प्रकट हुआ है लक्षण, उसका प्रतिशत कम दिखाई देगा, है ना। या इसको उल्टा बोलूं कि जो लक्षण ज़्यादा मात्रा में प्रकट हुआ है, वो पहले, ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, वो पहले प्रकट हुआ है, ठीक है। और जो लक्षण कम मात्रा में दिखाई दे रहा है, कम प्रतिशत में दिखाई दे रहा है, वो बाद में प्रकट हुआ है। तो किसी अलैंगिक जनन करने वाली एक समष्टि में कोई ए लक्षण जो है वो 60% मात्रा में दिखाई दे रहा है, और लक्षण जो बी है वो, अगर, है ना, लक्षण ए जो है वो 60% दिखाई दे रहा है। और उसी समष्टि की बात है जो अलैंगिक जनन कर रही है समष्टि, कोई जीवाणु की वगैरह की समष्टि, जिसमें बी लक्षण जो है वो 10% ही पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जो ए लक्षण है वो पहले प्रकट हुआ, तभी तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बस इतनी सी बात। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखें कुछ और पॉइंट। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, विकास के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रजातियों द्वारा प्रकृति में आने वाले परिवर्तन की तरह, परिवर्तन के साथ साथ खुद को बदलकर वृद्धि करना, ये एक जीवाणु का एक मतलब गुण है। जैसे अगर जीवाणु की जो प्रजातियां, मतलब कोई विभिन्न जीवों की जो प्रजातियां हैं, वो प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों के साथ खुद को बदल लें, तो धीरे धीरे उनकी बेटर वहाँ पर उनकी स्थितियाँ हो जाएंगी, वो आराम से उस वातावरण के अनुकूलित होकर खुद को वहाँ पर लगातार विकसित कर लेंगे। तो
अर्थात अगर हम प्रकृति में आने वाले परिवर्तन के साथ तालमेल बिठा लेते हैं ना, तालमेल बिठा लेते हैं, तो हम जिंदा रह सकते हैं और हमारी संतति आगे बढ़ती रहती है। इसे ही विकास कहा जाता है। तो इसका मतलब बदलते पर्यावरण या प्रकृति के साथ जीवों में कुछ चेंजेस हो जाने जरूरी हैं, खुद को बदलना जरूरी होता है, ताकि हम वातावरण में खुद को तालमेल बैठाकर अच्छे से विकसित कर सकें। फिर प्रकृति भी हमारा सपोर्ट करती है, तो प्रकृति भी है ना योग्य जीवों को चुनती रहती है, चयन करती रहती है, और वो धीरे धीरे आगे विकसित होते रहते हैं। तो एक्चुअल में इसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, कि जिससे जीवों का धीरे धीरे विकास होता है। ओके, जैसे हम अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें उदाहरण के लिए, कि हम 12 लाल भृंग लेते हैं। भृंग का मतलब कुछ कीड़े वगैरह, कीट हैं। 12 कीट ले रहे हैं हम, जो लाल कलर के, जो एक हरी झाड़ी में रहते हैं, और उसी झाड़ी में कोई एक हरे रंग का वहाँ पर कीड़ा है, या कोई कीट है, भृंग है ना। किसी कारणवश एक भृंग हरे रंग का वहाँ पर उस झाड़ी में हमें मिला है। लाल भृंगों को क्या होगा, धीरे धीरे कौवे पहचान लेंगे और आसानी से कौवों के द्वारा वो खा लिए जाएंगे, है ना। और भृंग जो है हरी झाड़ियों में दिखाई नहीं दे, जो हरा रंग वाला है वो हरी झाड़ियों में दिखाई नहीं देंगे। भाई लाल भृंग तो जो है वो आराम से दिखाई दे जाएंगे, कौवे जो है उनको खा जाएंगे। तो वो उनमें परिवर्तन नहीं होने से, उन्होंने अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल नहीं ढाला था, है ना, बाय द वे किसी कारण से, तो लाल रंग वाले जो भृंग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जबकि जो हरी झाड़ियों के अंदर जो है हरे रंग वाले भृंग, वो वहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, उनका तालमेल बैठ जाएगा वहाँ पे, है ना। वो उस वातावरण के अनुकूलित हो जाते हैं, समायोजित या अनुकूलित हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो जिंदा रहते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हरे भृंगों ने प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया था, इसी कारण उनकी संतति आगे बढ़ती गई, और लाल भृंग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गए। ठीक है, तो विकास इस प्रकार से धीरे धीरे, टाइम लगता है, धीरे धीरे इस प्रकार से होता है। ओके, अब हम आगे कुछ और पॉइंट देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मानव में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से केवल एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम आते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर स्थित जीन आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं। गुणसूत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। जो कुछ गुणसूत्र जो मतलब लिंग निर्धारण में योगदान नहीं देते हैं, उनको हम समजात गुणसूत्र कह सकते हैं, एक सरल भाषा में। समजात गुणसूत्र का वैसे टिपिकल अर्थ जो है वो क्लास 11th और 12th के बायोलॉजी के अंदर आपको अच्छे से मिलेगा, है ना। कि जो नर और मादा में एक समान जो गुणसूत्र होते हैं, उनको हम समजात गुणसूत्र एक प्रकार से कह सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे केवल इतना ही समझ रहे हैं कि जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम में नहीं आते, उन्हें समजात गुणसूत्र कह रहे हैं, और जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम में आते हैं, वो विषमजात गुणसूत्र हमारे हिसाब से हो जाएंगे। तो मनुष्य में अगर हम बात करें, तो मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, या 23 जोड़ी कह सकते हो आप, है ना। 23 जोड़ी बोल दो या फिर 46 गुणसूत्र बोल दो, एक ही बात है। तो इन 46 गुणसूत्रों में से 44 जो गुणसूत्र होते हैं ना, 44 जो गुणसूत्र होते हैं, वो संतति का लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं देते। तो 44 गुणसूत्रों को हम हमारे हिसाब से एक बार समजात गुणसूत्र, या फिर हम उनको ऑटोसोम कह सकते हैं, ना, एलिंग गुणसूत्र कह सकते हैं। और जो बाकी बचे हुए दो गुणसूत्र हैं, यानी कि एक जोड़ा 45वां और 46वां, ये नर के अंदर तो होते हैं एक्स और वाई, और मादा के अंदर होते हैं एक्स और एक्स। तो ये एक जोड़ा जो है यही लिंग निर्धारण में भाग लेता है। तो इन एक जोड़े को जो गुणसूत्र हैं, उनको हम लिंग गुणसूत्र कहेंगे, या फिर विषमजात गुणसूत्र आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि समजात गुणसूत्र क्या है, कि वे गुणसूत्र जो नर और मादा में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो 22 जोड़ी होते हैं, यानी 44 होते हैं ना। 44 गुणसूत्र समजात गुणसूत्र होंगे। ये गुणसूत्र जनन में भाग नहीं लेते हैं, है ना, लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं, ज़्यादा बेटर, अर्थात इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। अब देखो विषमजात गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। विषमजात गुणसूत्र वे गुणसूत्र जो नर तथा मादा में समान नहीं पाए जाते हैं, उन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। एक जोड़ी यानी अलग अलग होते हैं, कहने का मतलब नर और मादा में एक जोड़ी जो गुणसूत्र है लास्ट वाला है ना, 23वां जोड़ा, ठीक है, यानी दो गुणसूत्र विषमजात गुणसूत्र होते हैं। ये जनन में भाग लेते हैं, यानी लिंग निर्धारण इनके द्वारा होता है। तो इनके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ये गुणसूत्र पुरुष के अंदर एक्स और वाई होते हैं,
और स्त्रियों के अंदर एक्स एक्स होते हैं, दोनों ही एक्स है स्त्री में, और पुरुष में एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है मनुष्य में, तो आप यहाँ पे समझना कि पुरुष में अगर एक्स वाई गुणसूत्र है और स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र है, तो पुरुष के एक्स वाई गुणसूत्रों को हम अलग अलग यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे स्त्री के एक्स वाई गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। यानी जब ये विभाजन होता है, कोश का विभाजन, उस टाइम में ये दोनों गुणसूत्र जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी पुरुष के अंदर ये शुक्राणु के अंदर चले जाते हैं और स्त्री के अंदर ये अंडाणु के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि अगर पुरुष का जो एक्स गुणसूत्र है ये स्त्री के एक्स गुणसूत्र से अगर मिल जाएगा, पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिल जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, एक संतति जो है वो एक्स एक्स वाली बनेगी, तो जिसे हम लड़की बोलेंगे। और अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र अगर स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिल जाता है, तो होने वाली संतति जो है वो एक्स वाई होगी, यानी कि लड़का होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्त्रियों के जो अंदर है वो दोनों ही गुणसूत्र केवल एक्स वाले ही होते हैं, लिंग गुणसूत्र केवल एक्स एक्स ही होते हैं। अब नर के अंदर ये भिन्न होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। तो ये नर के अंदर डिपेंड करता है, ये नर की वजह से डिपेंड करता है कि होने वाली संतति नर होगी या मादा। अगर नर का एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो स्त्री में तो दोनों सेम ही है ना भाई, तो अगर नर का गुणसूत्र एक्स मिलेगा तो संतति लड़की होगी, और अगर नर का वाई गुणसूत्र मिलेगा तो संतति कैसी होगी, लड़का होगा। ठीक है ना, एक्स एक्स का मतलब लड़की और एक्स वाई का मतलब लड़का होगा। तो इसका मतलब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पुरुष में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो फाइनली शुक्राणु ही डिसाइड करते हैं कि एक्स वाला शुक्राणु गया है या वाई वाला शुक्राणु, उससे होने वाली संतति लड़का या लड़की होगी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे और समझते हैं कि लिंग के निर्धारण में पिता का गुणसूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, एक्स या वाई, और निर्धारित करता है कि लड़की होगी या लड़का। ठीक है। लिंग के निर्धारण में लड़का और लड़की होने की संभावना 50-50% होती है। ठीक है। मतलब या एक्स और वाई दो ही तो गुणसूत्र हैं जो आगे जाएंगे। अगर एक्स जाएगा तो संतति कैसी होगी, लड़की। अगर वाई जाएगा तो संतति कैसी होगी, लड़का। यानी दो में से कोई एक ही तो जा रहा है, दो में से कोई एक के जाने की संभावना है। अब या तो एक्स जा सकता है या वाई जा सकता है ना। तो इन दो में से ही ये दो ही तो हैं गुणसूत्र, इसलिए दो में से का मतलब ये हुआ कि 50% संभावना। एक्स जाएगा तो 50% संभावना, वाई जाएगा तो 50% संभावना, यानी कि अनुपात 1:1 के रूप में यहाँ पर आएगा। दो में से या तो एक्स जा सकता है या वाई, एक्स गया तो लड़का, एक्स गया तो लड़की, वाई गया तो लड़का। इस प्रकार से 50-50% ही संभावना होगी, यानी 50-50% संभावना है, यानी होने वाली संतति लड़का होगी, इसकी 50% संभावना है। ऐसा नहीं है कि संभावना लड़के की ज़्यादा है या लड़की की ज़्यादा, नहीं, दोनों की बराबर संभावना है। तो होने वाली संतति लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आनुवंशिकता में मेंडल का योगदान क्या है। तो देखो, आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए और आनुवंशिकता के नियम प्रदान किए। उन्होंने अपने कार्य को सन 1866 में ब्रून सोसाइटी, यहाँ पे ब्रून है ना, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक में प्रकाशित किए। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री है, तो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर अपने प्रयोगों को, अपने कार्यों को उन्होंने उसमें प्रकाशित करवाया। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों को चुना था, है ना। मटर के पौधों को इसलिए चुना कि भाई मटर का पौधा छोटा होता है ना, कम टाइम में इसके अंदर फूल आ जाते हैं और नए पौधे वापस भी उगा सकते हैं, है ना, कम समय में ऐसा हो जाता है। तो इसकी पीढ़ी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं इसकी, है ना, संततियाँ। और इसका जो फूल है वो फूल के अंदर स्त्रीकेसर पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, उसका भी एक फ़ायदा है जिसको आप 11th-12th क्लास में डिटेल से समझोगे, है ना। और ये कम जगह घेरता है, छोटा पौधा होता है, तो इन सब कारणों से। अच्छा, एक विशेष बात तो हमने अब देखनी है कि मटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग गुण मिल गए थे, इसलिए मेंडल ने मटर को ही चुना।
तो देखो थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे को चुना क्योंकि मटर का पौधा कम समय में वर्ष भर उगता है ना, कम समय में उग जाता है। इसलिए मटर के पौधे से उन्हें इन प्रयोगों में को समझने में सहायता मिली। और मटर का पौधा छोटा होता है, कम स्थान घेरता है, ये सब भी आप ध्यान रखें। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 गुणों का अध्ययन किया था, अलग अलग 7 गुणों के बारे में अध्ययन किया था। तो कौन कौन से 7 गुण हैं वो देख रहे हैं। तो मेंडल ने मटर में देखे कि बहुत सारे अलग अलग गुण मिल गए, इसलिए मेंडल ने मटर को चुन लिया। अब मटर में अलग अलग जो मटर के पौधे में अलग अलग जो 7 गुण मिले वो कौन कौन से थे। तो देखो, एक तो फूल का रंग था और एक फूल की स्थिति थी। ठीक है, याद रखें, फूल का रंग और फूल की स्थिति। ठीक है, एक देखा इन्होंने, यानी फूल जो है उसमें कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से अलग अलग स्थिति मिली। और एक फूल का जो रंग है वो कैसा, किस प्रकार से है, वो अलग स्थिति मिली। एक बीज की आकृति कैसी है और बीज का रंग कैसा है ना। बीज की आकृति कि गोल है कि झुर्रीदार है, और बीजों का रंग कि गोल पीले हैं या फिर हरे हैं। पुष्प का रंग जो है सफ़ेद है या बैंगनी है, और पुष्प की स्थिति अक्ष में है ना, यानी कि ऐसे साइड में कक्ष या अक्ष में है या शीर्ष पर है, उस हिसाब से तो फूल की स्थिति हो गई। ठीक है, इसके बाद में फली का आकार, फली जो है ना, मटर की जो फली होती है वो फली पिचकी हुई है या फूली हुई है ना, वो भी एक हो गया। तो एक इसमें मैं जो दो दो लक्षण बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे फली का आकार, फूला हुआ या पिचका हुआ, तो यहाँ पे एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है। प्रभावी लक्षण कौन सा होगा, जो पहली पीढ़ी में दिखाई देगा वो प्रभावी, और जो पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देगा वो अप्रभावी लक्षण। ठीक है, इसके बाद है फली का रंग। तो फली का जो रंग है वो या तो पीला होगा या फिर हरा होगा। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर हो गए, एक तो पुष्प का रंग 1, आकृति बीज की 2, फूल की स्थिति 3, बीजों का रंग 4, फली का रंग 5, और एक है फली का आकार 5 और फली का रंग है 6। टोटल 7 लक्षण लिए थे, जिनमें एक लक्षण कौन सा बचा हुआ है, पौधे की लंबाई, जो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा। तो पौधे की लंबाई जो है, ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई की बात करें तो जिसके आधार पर 2 लक्षण हो जाएंगे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, यानी एक तो लंबा और एक बोना। ठीक है, ये 7 लक्षण मेंडल को मटर में मिल गए थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 प्रयोग किए इन गुणों को लेकर, और अपने उनके आधार पर उन्होंने 2 नियम भी प्रतिपादित किए। 2 प्रयोग किए थे, संकरण करवाए थे 2 अलग अलग पौधों के बीच में। तो एक प्रयोग तो कौन सा था, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, और दूसरा प्रयोग कौन सा था, द्विसंकर संकरण, द्विसंकरण। तो इस प्रकार से एक जोड़ी लक्षणों को लेकर जब प्रयोग करवाया तो वो एक संकर संकरण था, और जब 2 जोड़ी अलग अलग लक्षण लेकर प्रयोग करवाया तो वो हो गया द्विसंकर संकरण। और इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने एक्चुअल में 3 नियम दिए थे, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, 10th के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें 2 ही नियम समझने हैं। तो 2 नियम कौन कौन से थे हम उनकी बात करेंगे। देखो, 3 नियमों की अगर बात करें तो मेंडल ने संकरण के 2 प्रयोग किए थे, एक संकर संकरण और 2 संकर संकरण, जिनके आधार पर मेंडल ने, आप बड़ी कक्षाओं में देखोगे कि 3 नियम दिए थे। एक नियम तो था प्रभाविता का नियम, एक नियम था प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, जिसे आप युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह सकते हो। तो दूसरा हो गया पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम इन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नियम आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे। हमारे सिलेबस में हम यहाँ पे प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देखें। ठीक है, तो मेंडल ने मटर के पौधों को लेकर, 2 अलग अलग पौधों को लेकर लक्षणों को देखने के आधार पर 2 संकरण प्रयोग किए और 2 उन्होंने अपने नियम प्रतिपादित किए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 2 नियम हैं। पहला नियम यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्रभाविता का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग में एक जोड़ी विपरीत लक्षण लेकर, है ना, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट हुआ, यानी लंबा। जब लंबे और बोने पौधे, एक जोड़ी लक्षण का मतलब लंबे और बोने पौधे के बीच में उन्होंने संकरण करवाया, तो पहली पीढ़ी में लंबा लक्षण प्रकट हुआ, केवल एक।
जब पुनः जो F1PD के पौधे प्राप्त हुए थे, पुनः उनके बीच में संकरण करवाया, तो पुनः संकरण करवाया तो दूसरी पीढ़ी में 3 लंबे और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लंबा जो गुण है वो प्रभावी गुण है और बौना गुण है वो अप्रभावी गुण है। तो पहली पीढ़ी में प्रकट होने के आधार पर हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज को और समझते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम से समझते हैं कि मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया जिसको हम दोनों अक्षर से दिखा रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। अब ये तो एक प्रकार से जीनोटाइप है, ये जनक का है। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, है ना। कैपिटल टी क्या हो जाते हैं, अलग अलग आ जाते हैं। तो एक तो आ जाएगा इधर, एक आ जाएगा इधर। ये नर ले लिया इसको, या इसको ऐसे पौधे को मादा भी ले सकते हैं। यानी 2 पौधे ऐसे लेते हैं हम मटर के, जिनमें से एक लंबा होना चाहिए और दूसरा बोना। अब चूंकि मटर के पौधे में तो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही होते हैं, तो हमें अगर लंबे पौधे को नर बनाना है तो उसमें हमें पुंकेसर को रखना है, और अगर हमें बोने पौधे को मादा बनाना है तो उसके फूल में से हम क्या हटा देंगे, पुंकेसर हटा देंगे, तो वो स्त्री केसर वाला हो जाएगा। यानी वो क्या हो जाएगा, यानी एक पौधा ये है, इसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों हैं, ये लंबा है, और दूसरा पौधा ये है जो बोना है, जिसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों है। ठीक, अगर लंबे पौधे को मुझे नर बनाना है तो इसमें मुझे ये पुंकेसर स्त्रीकेसर रहने देने, और अगर मुझे बोने पौधे को मादा बनाना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ से एक पार्ट हटा दूंगा। जैसे ये हटा दिया मैंने, है ना, यहाँ से ये हटा दिया, तो ये कौन सा हटाऊंगा मैं पुंकेसर को हटा दूंगा, तो वो स्त्रीकेसर रह जाएगा और वो मादा हो जाएगा। तो एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा। लंबे पौधे के लिए हम संकेत दिखा देते हैं यहाँ पर कैपिटल टी, और फिर इनको कोशिका विभाजन के समय अलग अलग कर देते हैं। और बोने पौधे के लिए हम इस संकेत दिखा देते हैं स्मॉल टी। स्मॉल टी 2 एक साथ लेते हैं, क्योंकि जीन प्रोटीन का वह जीन डीएनए का वह भाग है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जीन जो है हमेशा 2 एक साथ रहते हैं और फिर प्रोटीन बनाते हैं, लक्षण निर्धारित करते हैं। तो कैपिटल टी अलग अलग कर दिया, और बोने वाले के स्मॉल टी को अलग अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमने पहली पीढ़ी जो देखी, पहली पीढ़ी में संकरण करवाने के बाद में, यानी कि लंबे पौधे से परागकण लेकर स्त्री केसर जो बोना पौधा था उसके स्त्री केसर पर छिड़क दिया, फिर उसको थैली से ढक दिया। काफ़ी टाइम बाद में देखा कि स्त्री केसर यानी बोने पौधे के ऊपर संकरण हुआ, निषेचन हुआ, और फिर उसके अंदर फलियां आ गई, फलियों में बीज बन गए। उन बीजों को उगाया तो हमें F1PD के पौधे मिले। F1PD के पौधे मिलने का मतलब यह हुआ कि हमें पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हो गए बीजों को उगाने से। उनमें देखा कि सभी कैसे थे, लंबे थे, लेकिन अशुद्ध लंबे थे। यानी एक उनमें कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, इसलिए हम उनको अशुद्ध लंबे कह रहे। लेकिन सारे ही पौधे लंबे थे, बोना कोई सा भी नहीं था। एक बात तो ये हुई। अब हमने क्या किया, यानी मेंडल ने क्या किया, जो पहली पीढ़ी के ये पौधे हैं ना, ये इन पहली पीढ़ी के 2 पौधों को लिया, जिनमें से एक को तो लंबा नर बनाया और एक को बोने को मादा बनाया। मादा वाले में से पुंकेसर को हटा देते हैं तो वो मादा बन जाता है, नर वाले में से किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। तो अब जो पहली पीढ़ी के पौधे हैं उनको लेकर उगाया, है ना, उनका संकरण करवाया, उनसे जो उनके अंदर फलियां बनी, फलियों से जो बीज आए, उन बीजों को उगाया, तो जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे द्वितीयक पीढ़ी कहा, या F2PD का। यह तो हो जाएगी F1PD। और जो F1PD के पौधों के बीच में संकरण करवाने से जो बीज बने फलियों के अंदर, उन्हें द्वितीयक पीढ़ी या F2PD के पौधे कहा। तो F2PD में इन्होंने क्या देखा कि एक तो शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ। भाई अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब मैं इनको कोशिका विभाजन के समय अलग अलग कर लूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर यहाँ पे कर लूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में मैं संकरण करवाऊँ। तो संकरण करवाने पर क्या होगा कि कैपिटल टी से मिलेगा तो दोनों कैपिटल आ जाए। ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। इसी प्रकार ये कैपिटल टी जो है वो इस स्मॉल टी से मिलेगा तो कैपिटल स्मॉल टी आ जाएगा, और ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, है ना। तो अब हुआ क्या कि जब F1PD के 2 पौधों के बीच में संकरण करवाकर
जब F2PD के पौधे प्राप्त किए, F2PD के पौधे प्राप्त किए तो पता चला कि एक शुद्ध लंबा और दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे विशेष बात यह है कि F2PD में एक बोना पौधा प्रकट हो गया, प्राप्त हो गया, जबकि F1PD में कोई भी बोना पौधा नहीं था। शुरू में जनक तो लिया था हमने बोना, लेकिन F1PD में कोई बोना नहीं हुआ। F2PD में एक पौधा बोना आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बोना जो पौधा है वो तभी प्रकट हो सकता है, यहाँ स्मॉल टी तभी दोनों आ सकते हैं जब F1PD के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में होता है। तभी तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाते हैं, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी इधर वाला दोनों मिलकर स्मॉल टी से एक बोना पौधा दे देते हैं। ठीक है, तो अब इनके जो लक्षण लिख पाते हो, अब इनके जो आप ये संकेत लिख पा रहे हो ना, इनमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कि शुरू में आप यहाँ पे क्या ले लो, कैपिटल टी, ठीक है, और इधर ले लो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, इस जगह ले लोगे आप स्मॉल टी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया, फिर इनको मिलाया कैपिटल टी को स्मॉल टी से, तो पौधे हमें F1PD के कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिले। अब F2PD प्राप्त करने के लिए हमने इनको अलग अलग कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी को, फिर यहाँ पे कैपिटल टी दोनों वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले और स्मॉल टी वाले पौधे प्राप्त हुए। तो इनके ये हमने संकेत दिखा दिए। तो देखो यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि F1PD में कोई भी बोना पौधा नहीं था, F1PD में सभी लंबे पौधे थे। इसका मतलब लंबा लक्षण प्रभावी हो गया, है ना। तो इसके आधार पर, प्रभावी लक्षणों के आधार पर मेंडल ने अपना पहला नियम दिया, जिसे मेंडल के नियमों में प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, यह आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो, मेंडल के इस नियम में F2PD में प्राप्त पौधों का अनुपात 3:1 था, अर्थात 3 लंबे और एक पौधा बोना प्राप्त हुआ। आप यहाँ पे एक चीज विशेष नोट करो कि कैपिटल टी की वजह से पौधा लंबा हो रहा है। F1PD में कैपिटल टी के और स्मॉल टी वाला ही एक जगह है, और यहाँ पर स्मॉल टी होते हुए भी स्मॉल टी का लक्षण नहीं दिख रहा है F1PD में। F1PD में सभी लंबे थे, जबकि स्मॉल टी तो उपस्थित था, है ना। इसका मतलब कैपिटल टी अकेले की वजह से पौधा लंबा हो सकता है, जो कि हमें F1PD के अंदर दिखाई दे रहा है, F1PD में हमें दिखाई दे रहा है। अब F2PD हमारे पास जो प्राप्त हुई है वो ये वाली है, ये जिसके अंदर आप देख रहे हो कि एक तो शुद्ध लंबा है, दो अशुद्ध लंबे हैं और एक शुद्ध बोना है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, अगर इनको बाहर से देखने पर, अगर हम बाहर से देखने पर पता करें तो हमें क्या दिख रहा है कि एक तो शुद्ध लंबा है ना भाई। यहाँ पे लंबे की ही बात करें तो 3 लंबे हैं और एक कैसा है, बोना। तो 3:1 इनका ये अनुपात हो जाता है, जिसे लक्षण अनुपात कहते हैं। अब इस अनुपात को अगर जीनों के रूप में दिखाएं, है ना, जीन के रूप में दिखाएं, तो देखो यहाँ पे शुद्ध लंबा कितना है, 1 है। अशुद्ध लंबे कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 हैं, है ना। और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1 है। तो ये इन जीनों का, यानी लक्षण तो है लंबा और जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी वगैरह ये। तो यहाँ पे ये जीन अनुपात कहलाता है, जो क्या आएगा यहाँ पे 1:2:1, एक शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोना। ठीक है, फिर भी हमारे सिलेबस में तो इतना है नहीं, आपको केवल यहाँ पे अच्छे से लक्षण अनुपात जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। मेंडल ने इस नियम में F2PD में जो पौधे प्राप्त किए उनका अनुपात 3:1 प्राप्त हुआ, 3 लंबे और एक बोना। 3 लंबे तथा एक बोना पौधा प्राप्त होता है। इसे ही मेंडल के आनुवंशिकता के प्रभाविता के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का स्वतंत्र अपीयन का नियम। जो दूसरा नियम है उसको हम स्वतंत्र अपीयन का नियम कहते हैं और पहले वाले को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल ने इस नियम में 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले 2 पौधों के बीच में संकरण करवाया। एक जोड़ी की बजाय 2 जोड़ी लिए तो वो द्विसंकरण हो गया, है ना, जिसके आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अपीयन का नियम दिया। इन लक्षणों का पृथक्करण
पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हुआ। लक्षणों को 2 जोड़ी लक्षण ले लिए ना, तो भी यहाँ पे देखा मेंडल ने कि लक्षण जो पृथक हुए ना वो स्वतंत्र रूप से हुए। इस नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि कौन सा गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा और कौन सा नहीं, इसका हम पता कर सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए मेंडल ने गोल और पीले बीज वाले पौधे का संकरण करवाया जुरीदार और हरे बीज वाले पौधे के साथ में। तो F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाने के बाद में F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए, गोल और पीले पौधे अत्यधिक यानी F1 पीढ़ी में जो परागण करवाया, F1 पीढ़ी में पौधों के बीच में संकरण करवाने पर जो F1 पीढ़ी मतलब जनकों के बीच संकरण करवाने पर जो F1 पीढ़ी आई, उसके अंदर क्या और कैसे स्थितियां रही, हम इसको समझने जा। बस आप तो पहले ये ध्यान में रखो कि मेंडल ने जो दूसरा संकरण करवाया वो 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए थे, जिसमें आप मान लो कि यहाँ पर एक ये नर पौधा है और दूसरा यहाँ पर ये मान लिया कि मादा पौधा है ना भाई। मादा पौधे की जब बात करें तो उसके अंदर क्या नहीं होगा, पुंकेसर नहीं होगा, ठीक है, स्त्री केसर ही होगा केवल। नर में तो दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नर से तो फिर परागकणों को लेकर मादा के ऊपर छिड़क दिया जाता है, फिर मादा पौधे को ढक दिया जाता है, फिर उसमें फलियां लगती है, फलियों को उगाते हैं, उनमें बीज, फलियों के अंदर बीज उगते हैं, बीज बनते हैं, बीजों को उगाते हैं तो नई पीढ़ी आती है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझें कि 2 जोड़ी जो अलग अलग लक्षण लिए उनमें इन्होंने नर के अंदर क्या लिया, गोल और पीला लक्षण, है ना, गोल और पीला। और मादा के अंदर इन्होंने क्या लिया, गोल का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, और पीले का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 जोड़ी लक्षण लिए, गोल पीला का संकरण किसके साथ करवाया, मादा के यानी झुर्रीदार हरे लक्षण के साथ। तो इन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल यानी पहली पीढ़ी के जो पौधे उगे, उन पौधों में जो बीज थे उनके वो सभी के गोल और पीले थे, कोई भी बीज झुर्रीदार और हरा नहीं था, सभी जो है वो गोल और पीले ही प्रकट हुए थे F1 पीढ़ी। इसका मतलब F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी होगा, इसका मतलब गोल लक्षण भी प्रभावी है और पीला लक्षण भी प्रभावी है, सही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये गोल पीले झुर्रीदार हरे ये बीज का आकार और बीज का रंग है। गोल उसका आकार है, झुर्रीदार भी उसका विपरीत आकार है, और पीला उसका रंग है और विपरीत रंग है हरा, ठीक। तो गोल और पीले अपन पीढ़ी में प्राप्त हुए। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा और समझने के हिसाब से, कि अगर मैं यहाँ पे ये जो गोल और पीला और झुर्रीदार हरा है, मैं गोल के लिए राउंड यानी कैपिटल R ले लूँ, तो यहाँ पे जीन हमेशा 2 एक साथ रहते हैं, तो कैपिटल R 2 बार हो जाएगा। और पीले के लिए मैं यदि कैपिटल Y ले लूँ तो येलो, है ना, उस हिसाब से गोल के लिए राउंड यानी R ले लिया, पीले के लिए येलो ले लिया, तो ये 2 जीन एक साथ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 2 जोड़ी लक्षण है यहाँ पर, है ना, ये एक बार फिलहाल एक जगह है। इसी प्रकार झुर्रीदार के लिए मैं अब गोल का विकल्प ले रहा हूँ, गोल का विपरीत ले रहा हूँ, तो मैंने गोल को कैपिटल R से दिखाया, झुर्रीदार उसका विपरीत है, इसलिए मैं उसको स्मॉल r से दिखा दूंगा। ये थोड़ा सा आपको लिखने का ध्यान रखना पड़ेगा। अब पीले का विपरीत हरा है, पीले को मैंने कैपिटल Y से दिखाया, तो हरे को मैं स्मॉल y से दिखा दूंगा, है ना, स्मॉल y से दिखा दूंगा, दोनों को स्मॉल y से, 2 स्मॉल y मतलब ऐसे दिखा दूँ। तो इस प्रकार से जब ये लिए, अब इनको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कर लोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल R और इसके साथ कैपिटल Y, और इधर आ जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y। मतलब जोड़े में से एक एक लेते हैं, कोशिका विभाजन के समय हर एक जोड़े में से एक जगह रहते हैं, तो कैपिटल R में से एक R आ गया, कैपिटल Y में से एक Y इधर आ गया, तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। इसी प्रकार स्मॉल r में से यहाँ से एक स्मॉल r आ गया और इधर से y आ गया, तो ये क्या बन गया, स्मॉल r स्मॉल y, और दूसरा क्या बन गया, स्मॉल r स्मॉल y। ऐसे हमारे पास ये टोटल 4 क्या प्राप्त हो गए, ये युग्मक प्राप्त हो गए। नर के अंदर हो जाएंगे मतलब परागकण, मादा के अंदर हो जाएंगे अंडाणु, एक कोशिकाएं। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इनका संकरण करवा देते हैं। तो देखो, जब हमने F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए संकरण करवाया तो किसके बीच करवाया, कैपिटल R कैपिटल Y का संकरण स्मॉल r स्मॉल y के साथ करवाया, सीधी सी बात। तो इनका जब संकरण हुआ तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y,
ठीक है, इस प्रकार से ये प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखा कि ये पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए थे F1 पीढ़ी के, और ये सभी कैसे थे, लंबे मतलब गोल और पीले बीज वाले, कोई झुरीदार और हरा लक्षण यहाँ पे नहीं आया था। ठीक है, इसलिए मेंडल ने कहा कि यहाँ पे गोल और पीला लक्षण प्रभावी लक्षण। इसका मतलब कैपिटल आर जहाँ पे होगा वो सभी कैसे होंगे, गोल। अकेले कैपिटल आर से सभी बीज कैसे होंगे, गोल। और यहाँ अकेले कैपिटल वाई से, क्योंकि ये प्रभावी है ना भाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई तो F1 पीढ़ी में इनके साथ उपस्थित है, लेकिन इनका लक्षण नहीं दिख रहा। तो ये जीन होते हैं जो लक्षणों को निर्धारित करते हैं, जिनको हम ये अक्सर दिखा रहे हैं ना, ये अक्सर जीन होते हैं। तो कैपिटल आर का जीन ज्यादा प्रभावी है, इस अकेले से गोल बीज प्रकट हो रहा है, इसके साथ स्मॉल आर है लेकिन उसका झुरीदार लक्षण दिखाई नहीं दे रहा F1 पीढ़ी में। तो कैपिटल आर जीन कैपिटल वाई जीन प्रभावी है, अर्थात कैपिटल आर यानी गोल लक्षण प्रभावी है, कैपिटल वाई जीन का लक्षण पीला लक्षण प्रभावी है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके बाद में जो F1 पीढ़ी के जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई जो है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये जो है इनका हमने ऐसे दो लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इनके बीच में अब हमने F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इनमें संकरण करवाया। F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में संकरण करवा रहे, ये F1 पीढ़ी के। तो यहाँ हम इनके बीच में संकरण करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे। तो इनको अलग अलग करने का तरीका कैसा है कि भाई आपको F1 पीढ़ी लेनी है और आपके पास एक कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और दूसरा इधर और आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब इनके बीच में ये तो F1 पीढ़ी के हैं, अब हमें चाहिए F2 पीढ़ी, तो हम इनके बीच में संकरण करवाएंगे। तो इधर से हम क्या ले लेंगे, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर हम ले लेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर हम ले लेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे टोटल हम 4 ले लेंगे, समझ रहे हो, इस एक से ये 4 बन जाएंगे टोटल। इन चारों का संकरण हम इसके 4 जो बनेंगे उन चारों से करवाएंगे, तो हमारे पास कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी। ठीक है, अब ये कैसे 4 कैसे आए इसको एक बार वापस समझो। ठीक है ना, ये 4 कैसे आ रहे हैं इनको एक बार वापस समझो। मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे ये जो अक्षर है ना यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनको मैं यहाँ पर एक बार लिख लूँ, कैपिटल आर लिख लूँ एक बार नीचे लिख लूँ मैं स्मॉल आर, क्योंकि डिफरेंट अक्षर ये दो हैं यहाँ पे आर के, तो मैंने यहाँ पे एक बार कैपिटल आर लिख दिया, एक बार स्मॉल आर नीचे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस कैपिटल आर के साथ में ऊपर एक बार कैपिटल वाई लिख दूंगा और नीचे स्मॉल वाई लिख दूंगा। सेम इसी प्रकार स्मॉल आर के साथ में मैं ऊपर कैपिटल लिख दूंगा, नीचे स्मॉल लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कैपिटल आर को कैपिटल वाई से मिलाकर आगे क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कैपिटल आर को अब मैं स्मॉल वाई के साथ मिलाकर क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। स्मॉल आर को मैं कैपिटल वाई के साथ मिलाकर स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख दूंगा, स्मॉल आर को मैं स्मॉल वाई के साथ मिलाकर स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख दूँ। ठीक, एक बार फिर वापस समझ लो इसको, एक बार इसको वापस समझो कि ये 4 कैसे आते हैं, F2 पीढ़ी के लिए 4 जो आ रहे हैं वो कैसे किस प्रकार से आ रहे हैं। तो यहां पे आप ध्यान दो कि आपको यहां पर इससे 4 प्राप्त करने हैं, तो आप एक काम करो, सबसे पहले यहां पर कैपिटल आर लिख दो और फिर उसके साथ में एक बार क्या जोड़ दो, कैपिटल वाई, और एक बार क्या जोड़ दो, स्मॉल वाई। खत्म। अब आपको दूसरा स्मॉल आर लेना है, उसके साथ में एक बार कैपिटल वाई जोड़ दो और एक बार स्मॉल वाई जोड़ दो, बस ये 4 प्राप्त हो गए। सेम इसी प्रकार इसके भी 4 के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर एक बार लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, बस इस प्रकार से 4 बन जाएंगे। तो अब ये जो 4 बन रहे हैं ना, इन चारों का इन 4 के साथ क्रॉस करवाएंगे, यानी ये नर के हैं और ये मादा के, इनका क्रॉस करवा रहे हैं, इनका आपस में संकरण करवा रहे हैं। ठीक, तो देखो इसको समझें। यहां पे हमने क्या किया, हमारे पास यहां पे देखो हमारे पास ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है यहाँ पे, है ना,
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका क्रॉस करवा देंगे हम इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल वाई से, है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई से, स्मॉल आर स्मॉल वाई से। अब जो प्राप्त होंगे उनको आपस में मिलाते जाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे करते करते आप देखोगे कि हमारे पास टोटल ये एक लंबी सी हमारे पास एक सारणी आ जाए। इस सारणी के अंदर आप क्या देखोगे यहाँ पर कि सपोज देखें, आप इस चीज़ को समझो यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को अगर इसके साथ मिलाया तो मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मैंने कहा था कि अकेले कैपिटल आर से पौधा जो है वो कैसा होगा, गोल, और अकेले कैपिटल वाई से कैसा होगा, पीला। ठीक है, तो आर कैपिटल जहां पर दिख जाए वो सभी गोल होंगे, वाई कैपिटल जहां पर दिख जाए सभी पीले होंगे। इसका मतलब लक्षण बताने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। लेकिन जहां पर स्मॉल आर दोनों एक साथ दिख जाएंगे, ये जो वो पौधा है वो किस बीज का होगा, जुरीदार का। और जहां पर दोनों ही स्मॉल वाई दिख जाए वो बीज कैसे होंगे, हरे। ये विपरीत लक्षण था ना गोल और पीले का, वो है। तो दोनों स्मॉल आर से जुरीदार, दोनों स्मॉल वाई से हरा। बाकी तो जहां पर कैपिटल आर अकेला दिख जाए, जहां पर कैपिटल वाई अकेला दिख जाए, वो कैपिटल आर से गोल और कैपिटल वाई से पीले होंगे। तो ऐसे लक्षण बताने में अब आपको कहीं किसी को भी किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मुझे आपको बताना है कि ये लक्षण कैसा होगा, तो इसमें देखो कैपिटल आर है कैपिटल वाई है तो गोल और पीला हो जाए। अब मुझे आप अगर ये मैं आपसे पूछूं इसके बारे में कि ये लक्षण कैसा होगा, ये वाला, तो इसमें ध्यान रखना ये कैपिटल वाई है दोनों, ये दोनों कैपिटल वाई है। तो दोनों मतलब कैपिटल वाई दिख गया तो आप पीला बोलोगे, ठीक। और स्मॉल आर है दोनों, तो स्मॉल आर से जुरीदार होगा, गोल नहीं होगा। तो ऐसे आप कोई सा भी बता सकते हो। जैसे यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई है इस जगह पर, तो दोनों स्मॉल आर से जुरीदार, दोनों स्मॉल वाई से हरा, बस। तो बताने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे आगे देखो, कैपिटल आर मतलब गोल बीज, स्मॉल आर मतलब जुरीदार बीज, कैपिटल वाई मतलब पीला बीज, स्मॉल वाई मतलब हरा बीज। तो आप कोई सा भी ऐसे बता सकते हो। ये F2PD हमारे पास इस सारणी से प्राप्त होती। ओके, अब आगे देखो, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस चेकर बोर्ड या चौकोर बोर्ड कहते हैं, ये पुन्नेट ने नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसे चेकर बोर्ड कहते हैं। जो इस प्रकार से एक सारणी के रूप में आपको ये प्राप्त हुई है ना, इधर नर के लिख दिए, इधर मादा के लिख दिए, और इनको आपस में क्रॉस करवा के जो आपने इन डब्बों के अंदर जो लिखे हैं, है ना, वो ये जो बोर्ड है वो चौकोर बोर्ड या चेकर बोर्ड कहलाता है। पुन्नेट वैज्ञानिक ने इसको बताया था। तो इस चेकर बोर्ड से हमें F2PD में निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं कि 9 पौधे तो हमें आपको इसमें देखने पर आपको साफ दिख जाएंगे, वो गोल और पीले बीज वाले होंगे। 9 गोल और पीले बीज वाले होंगे। 3 पौधे जो हैं वो गोल और हरे बीज वाले होंगे, और 3 पौधे और जो हैं वो जुरीदार और पीले बीज वाले होंगे, और एक पौधा आपके पास जुरीदार और हरा बीज वाला प्रकट होगा। तो इनका अनुपात अगर बताना हो तो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1, है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 9:3:3:1 ये लक्षण अनुपात, इनका ध्यान रखेंगे, इन लक्षणों का अनुपात। ओके, अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, डीएनए के बारे में। एक्चुअल में डीएनए डिटेल से हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो डीएनए क्या है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हमारी कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। कुछ मात्रा में ये जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में भी पाया जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर, ये फ्रेडरिक मिशर है, इस प्रकार से हम नाम लिखना चाहें तो। ये हमारे सिलेबस में डिटेल से नहीं, बस थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि आपको आगे 11th-12th क्लास में बायोलॉजी लेनी हो तो समझना आसान रहेगा। तो फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज करी। डीएनए एक लंबी श्रृंखला वाली आकृति के रूप में होता है, और डीएनए में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह गुणसूत्र एक डीएनए से बना होता है, उन पर जीन पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको जीन कहते हैं, जो कि आनुवंशिक गुणों का परिवहन करते हैं, यानी आनुवंशिक गुणों को ले जाते हैं माता पिता से संतति में।
डीएनए में अम्ल भी पाया जाता है जिसे फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, और डीएनए में नाइट्रोजनिक क्षारक भी पाए जाते हैं जिन्हें प्यूरिन, पिरिमिडीन, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल वगैरह ये नाम होते हैं नाइट्रोजनिक क्षारकों। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखो, थोड़ा देख लेते हैं। डीएनए की संरचना की बात कर लेते हैं। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, उन्होंने, तो ये नाम याद रखना, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई थी। उन्होंने डीएनए की संरचना को द्विरज्जु की मॉडल के रूप में दिया था, यानी दो श्रृंखलाएं होती है जो एक प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये जो संरचना है डीएनए की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जिसमें एक श्रृंखला इस प्रकार से है, दूसरी श्रृंखला इससे इस प्रकार से जुड़ी होती है। तो दो श्रृंखलाएं जो है वो डीएनए की एक दूसरे से नाइट्रोजनिक क्षारकों से होकर जुड़ी होती है। जैसे एक श्रृंखला ये है, दूसरी ये, इनके बीच में नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। तो ये सीढ़ी नुमा संरचना है। अब ये कुंडलित रूप में रहती है, ये इसकी जो संरचना वो कुंडलित रूप में इस प्रकार से रहती है। ये इस प्रकार से इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बंध जुड़े होते हैं नाइट्रोजनिक क्षारकों के बीच। तो ये डीएनए की संरचना हुई। और अब जो है यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा डीएनए का और देख लेते हैं। डीएनए का महत्व क्या है? देखो, डीएनए का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी माता पिता से संतति में ले जाना होता है। तो महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना है। डीएनए कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति बनाकर, यानी एक अपनी फोटोकॉपी बना लेता है, एक से दो डीएनए बन जाते हैं। तो डीएनए प्रतिकृति बनाकर कोशिका विभाजन को संपन्न करवाता है। ठीक है, और देखो इसके बाद में, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। देखो, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए से आरएनए बन जाता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, और ये जो आरएनए है उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आरएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि डीएनए के कुछ विशेष भाग होते हैं जिन्हें जीन कहते हैं। तो डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं उन्हें जीन कहते हैं। जीन आनुवंशिकता की इकाई हो जाएगी। तो ये यहाँ पे कुछ डीएनए का महत्व देखा हमने, और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और इसको बार बार देखें। ठीक है, क्वेश्चन हम एक साथ बाकी सारे चैप्टरों के देख लें। ओके, थैंक यू सो मच।